स्वागत है हमारा आज का इस सेशन में। तो आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों जो लगभग आपका सारा तीनों का सिलेबस सेम होता है लगभग लगभग। तो आज हम लोग आज फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िएगा। आपका बुक का टोटल आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका इस सेशन में। आज हमारा लेक्चर डे 1 है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग ट्रेड इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी ट्रेड का परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे फीटर क्या होता है, ठीक है, फीटर के क्या क्या वर्क होते हैं, फीटर कितने प्रकार के होते हैं, फीटर का कहाँ पे डिमांड होता है, ऐसे सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर 1 है। करीब करीब ये 60 से 70 लेक्चर के बीच में जाएगा। टोटल बुक मैं कवर करूंगा। ठीक ना, तो आई होप आप लोग एकदम धैर्य के साथ पढ़ेंगे। जैसे आप किसी भी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी करते होंगे, ठीक उसी प्रकार से आप इस पे धैर्य बना के पढ़ेंगे। तो आज हमारा डे 1 है। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग इंस्ट्रक्शन से। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या क्या है इंस्ट्रक्शन में, तो ध्यान से एकदम समझना है। पहले एकदम कॉपी पेन लेके बैठना है। आज हमारा सेशन 1 है। देखिए, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में फिटर एक कुशल कारीगर होता है जो मशीनों के पुर्जे को जोड़ने में इस तरह सक्षम होता है कि कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे, या दूसरे शब्दों में फिटर मशीन के पुर्जों को सुचारू रूप से चलाने व उनके रख रखाव करने के लिए पूरा योगदान देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिटर में सबसे पहला हमारा जो क्षेत्र आता है वो व्यावसायिक क्षेत्र यानी टेक्निकल फील्ड आता है। हम यहाँ पे टेक्निकल फील्ड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टेक्निकल फील्ड के बारे में सबसे पहले आपका आ जाएगा प्राथमिक निपुणता के बारे में। ठीक है, यानी प्राइमरी स्किल्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो फिटर ध्यान से समझेंगे। फिटर को प्राथमिक निपुणता की श्रृंखला में जोड़ते हुए निम्नलिखित मूल्य कार्य में निपुण होना होता है। ठीक है, निम्नलिखित आपको मूल्य कार्य होना में निपुण होता है। कुल मिला जुला के अभी तक हमारा बात यह है कि फीटर की व्यवस्था इस तरह से होता है कि इसमें मतलब कोई भी चीज को, मशीन के पुर्जे को, या फिर मतलब कुल मिला जुला के हमारा लोहा से कहने का तात्पर्य है कि हम उसे कल पुर्जे को एक आस पास में उसको जोड़ देते हैं। तो फीटर का काम होता है बस असेंबल करना, यानी किसी भी चीज को जोड़ के उसको उसका शेप दे देना। ठीक है, जिसमें हमने पहले पढ़ा व्यवसायिक क्षेत्र यानी टेक्निकल फील्ड के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, प्राथमिक निपुणता के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो, प्राथमिक निपुणता के अंतर्गत तुम्हारे बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा समस्त हैंड टूल्स। ठीक है, उसके बाद मार्किंग आ जाएगा, हेक्सा, रिमिंग, गाइडिंग, ब्रेजिंग, ड्रिलिंग। उसके बाद टैपिंग आ जाएगा, चिपिंग आ जाएगा, सोल्डरिंग आ जाएगा, फाइलिंग आ जाएगा, स्क्रैपिंग आ जाएगा, थ्रेडिंग आ जाएगा, फॉजिंग आ जाएगा, रिवेटिंग आ जाएगा। ये सब जितना भी आपका जो यहाँ पे ओ तक है, ए से लेकर ओ तक, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि रिवेटिंग क्या होता है, तो टाइपिंग क्या होता है, चिपिंग क्या होता है, सारे चीज यहाँ पे विद फिगर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट्स करके चलना है। ठीक है, उसके बाद देखो द्वितीय निपुणता। द्वितीय निपुणता के अंतर्गत यानी सेकेंडरी स्किल्स के अंतर्गत आपका क्या क्या हो जाता है। तो द्वितीय निपुणता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित माहयक, ठीक है, ट्रेड के विषय में भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, पहला आपका सीट मेटल कार्य। ठीक है, सीट मेटल कार्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सेकेंडरी स्किल के अंतर्गत। उसके बाद लोहारगिरी यानी ब्लैक स्मिथ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वेल्डिंग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए द्वितीय निपुणता के अंतर्गत, सेकेंडरी स्किल के अंतर्गत। ठीक ना, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उच्च निपुणता पर। उच्च निपुणता में आपका आ जाएगा, यानी उच्च निपुणता करने का मतलब है हाई स्किल्स। तो इस श्रृंखला में फिटर पूर्ण रूप से एक क्षेत्र में उच्च निपुण या दल हो जाता है। यह कारीगर उस व्यवस्था में पूर्णतः सफल हो जाता है। जैसे कि कोई फिटर अगर किसी एक क्षेत्र में 5 से 10 साल का अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह उस क्षेत्र में पूर्णतः निपुण हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, उच्च निपुणता के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, तो वैसे व्यक्ति आते हैं जो एक ही काम को लगातार 5 से 10 साल अगर कर रहे थे तो उनके पास क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उस एक्सपीरियंस के तौर पे उनके पास हाई स्किल आ जाता है। ठीक है, हाई स्किल होने की वजह से कंपनी आपको अच्छा सैलरी भी देती है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप कंपनी में पुराना होते जाइएगा वैसे वैसे आपका सैलरी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप वहाँ पे उच्च निपुणता के अंतर्गत आते हैं, नहीं हाई स्किल्स आप में वहाँ पे डेवलप्ड हो चुका है। तो हाई स्किल पाने के लिए आपको पहले 3 स्टेज से गुजरना होगा।
तो पहला आपका कौन कौन स्टेज है, तो पहले आपका प्राइमरी स्किल से गुजरना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंडरी स्किल्स आपको गुजरना होगा, उसके बाद आप जाके यहाँ पे हाई स्किल्स में आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फीटर के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के फीटर होते हैं, फीटर के प्रकार कार्यों के अनुसार फीटर विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपके होते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, बैच फीटर यानी जनरल फीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपका बोल रहा है बैच फीटर के अंतर्गत क्या बोल रहा है, बैच फीटर अर्थात बैच पर कार्य करना और फिटिंग करना। बैच फीटर को हाथ से कार्य करना पड़ता है, वह हैंड टूल अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड को एक ही बार पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे, ठीक है। आज हमारा लेक्चर 1 है, इसका एक प्रॉपर बुक रखो, एक नोट्स बुक रखो, उसमें सारे इस चीज को वीडियो को पॉज करके और लिख लो, ठीक है। आपको ये एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगा। एग्जाम के टाइम में वैसे मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तक यूट्यूब पर कोई फाउंडेशन इसका नहीं कराया हुआ है। फाउंडेशन करने का मतलब बुक कोई नहीं पढ़ाया है, तो वही मैं बुक का ही यहाँ पे स्टार्टिंग किया हूँ बुक पढ़ाने के लिए, ठीक है। बुक से आपको जितना हो सके, जितना ऑब्जेक्टिव, जितना सब चीज बनता है सब बुक से ही बनता है, तो क्यों ना पहले बुक को ही पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका आ जाएगा, देखो सेकंड में आपका पाइप फिटर आ जाएगा। पाइप फिटर में क्या क्या है, तो देखिए बैच फिटर को अधिकतर कार्य रेती फाइल से करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म मापी यंत्रों का ज्ञान अनिवार्य होता है। पाइप फिटर को प्लम्बर भी कहा जाता है। पाइप फिटर घरों में पानी की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन को जोड़ने हुआ कार्य, अन्य पाइपलाइन का कार्य व उनकी मरम्मत करना आदि पाइप फिटर की कुशलता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका फैब्रिक फिटर, ठीक है। तो फैब्रिक फिटर के अंतर्गत आपका क्या क्या काम होता है, तो धातु की चादरों की को रिवेटिंग जोड़ों के अनुसार कई चीजों का निर्माण करना फंत्रिकंशन कराता है, ठीक है। फंत्रिकंशन, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ और होगा यहाँ पे, ठीक ना। कई चीजों का निर्माण करना फंडामेंटल्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ फैब्रिकेशन होगा, ठीक ना। यहाँ पे ये वाला हो जाएगा फैब्रिकेशन कहलाता है, ठीक है। जो उनका निर्माण करना है उसे फैब्रिकेशन फिटर यानी फैब्रिकेशन फिटर, ठीक है। यहाँ पे फैब्रिकेशन फिटर कहा जाता है। इस प्रकार के फिटर शीट मेटल द्वारा ट्रंक, बर्तन, बाल्टी व अन्य जरूरी सामान रखने के बॉक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा आ जाएगा मेंटेनेंस फिटर, ठीक है। तो मेंटेनेंस फिटर के अंतर्गत आपका क्या क्या वर्क होता है, ठीक है। तो किसी बंद पड़ी मशीन व अन्य कार्य जो किसी मरम्मत की वजह से रुका हो और उसे दोबारा चालू करना या मेंटेनेंस कहलाता है। और उस कार्य को करने वाले को या उसकी मरम्मत करने वाले को मेंटेनेंस फिटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा आ जाएगा असेंबली फिटर। तो किसी भी मशीन को अलग अलग पुर्जे को जोड़ना असेंबली फिटर कहलाता है, ठीक। छठा आपका क्या हो जाएगा, कौन सा फिटर, छठा आपका हो जाएगा डाई फिटर। तो डाई के द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन तैयार किया जाता है। डाई का निर्माण व उसकी मरम्मत और रख रखाव का कार्य डाई फिटर होता है। अच्छे फिटर बनने के लिए निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। अब हम लोग समझेंगे, यहाँ तक मैंने पढ़ा क्या हो। तो देखो फिटर के टोटल आपके कितने प्रकार हो गए, तो फिटर के बेटा आपके टोटल 6 प्रकार हो गए, ठीक है। कौन कौन से प्रकार हो गए, तो आपका बैच फिटर हो गया, पाइप फिटर हो गया, फैब्रिकेशन फिटर हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस फिटर, असेंबली फिटर, डाई फिटर, ठीक है। ये सारे फिटर आपके इस टाइप के होते हैं जिनका हर एक फील्ड में अलग अलग अपना ही वर्क होता है। और किसी एक फील्ड में आप अगर प्रॉपर टाइम देते हैं 5 से 10 साल, तो उसमें आप हाई स्किल्स यानी उच्च निपुणता वाली श्रेणी में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य इसका ये है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी फिटर के प्रकार पढ़ा, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपको फिटर बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको फिटर बनने के लिए निम्न बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखना है, आप कार्य शुरू करने से पूर्व ड्राइंग को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। ड्राइंग करने का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की बात कर रहा है। आपका सारा सिलेबस का जिक्र मैंने इस वीडियो में कर दिया हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का इसका लिंक मिल जाएगा कि फिटर में सिलेबस कितने होते हैं, ठीक है। लगभग आपका जो भी ट्रेड होगा, जो भी दोस्त का ट्रेड होगा, आप वहां पे सर्च मारना, मेरे नाम चैनल के लास्ट में लिखना सक्सेस साइंस ITI करके, वहां पे आपको टोटल सिलेबस मिल जाएगा। तो पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो आपको फिटर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको
पूर्व ड्राइंग को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ो और समझो। ठीक है, ठीक ना। जैसे आपको कोई मॉडल मिला, ठीक है, जैसे आपको कोई मॉडल मिलता है कि उसका जो या हॉरिजेंटल लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है और वर्टिकल लेंथ है वो 65 सेंटीमीटर है, तो पहले क्या करोगे, उसको कॉपी में नोट डाउन करोगे। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद उसका उसका फिर अपने लोहे पर, ठीक है, या फिर अपने जॉब पर उसको पंच करोगे, या फिर उसको स्केल से उसको उतना माप के तभी ना वहां पे रॉ मटेरियल को कट करोगे। अब जैसे तुमको फिगर बनाना नहीं आता है, अब तुम डायरेक्ट जॉब बनाने चले जाते हो, तो क्या होगा कि तुमसे वहां पे माइनर मिस्टेक हो जाएगा, और माइनर माइनर जब मिस्टेक होगा तो जब वही चीज अगर तुम किसी मशीन में असेंबली यानी फिट करोगे तो फिट नहीं होगा, या तो बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए यही कह रहा है कि आपको कम से कम ड्राइंग बनाना आना चाहिए फिटर बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बोल रहा है ड्राइंग के अनुसार दलों और मशीनों टूल की सूची बनाओ। ठीक है, ड्राइंग के अनुसार दलों और मशीन टूल्स की सूची बनाओ। मशीन टूल्स कहने का मतलब कि आपकी जो जो आपको यूज करना है उसका आप सूची बनाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद आपका हो जाएगा किसी जाने वाले ऑपरेशन की क्रमबद्ध सूची बनाओ। उसके बाद प्रयोग में लाए जाने वाली मशीन भली भांति साफ करके लुब्रिकेट प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा जिस मशीन के बारे में ज्ञान ना हो उस पर कार्य एकदम नहीं करना चाहिए। ये चीज एकदम सही है, आपको जिस मशीन के बारे में ज्ञान ना हो उस चीज को एकदम छुओ भी मत। ठीक है, अगर आप अभी आईटीआई का यहाँ पे अगर आपको क्लास कर रहे हो तो आप अपने सर के पास जाके पूछोगे कि सर ये मशीन का क्या उपयोग है। इसमें बहुत बड़ा बड़ा हैवी मशीन होता है, जैसे लेथ मशीन हो गया, बहुत सारा मशीन हो गया, जो कि आपको अगर यूज नहीं करने आता तो आप उसको छेड़ना चाहिए। और एक चीज सबसे ध्यान रखना, कभी भी कोई भी मशीन का प्रयोग करो सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी काम हो या ना हो, सेफ्टी आपका फर्स्ट होना चाहिए, चाहे आप कोई भी वर्क कर रहे हो, सेफ्टी इज द फर्स्ट। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो अपने औजारों और उपकरणों को साफ रखें। कार्य का माप बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। ठीक है, सावधानी से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर आपको 75 सेंटीमीटर लेने के लिए बोला और अगर आप 75 से 1 सेंटीमीटर अगर जाएंगे तो फिर जब इसे मशीन में असेंबल करेंगे तो ये आपका फिट नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो यही बोल रहा है कि का माप जो है एकदम सावधानी से आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद अपना कार्य लगन से करें। सही है, उसके बाद मशीन पर जॉब और औजारों को जोर से पकड़े। कभी भी कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये भी सही बोल रहा है कि कभी भी कार्य करते समय आपको ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए, जैसे आप ढीला कपड़ा पहन रहे हो, अगर आप कोई भी मशीन चला रहे हो तो उसमें फंसने का डर होता है। ठीक है, क्योंकि मशीन जो है वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट जब आपका ढीला कपड़ा रहेगा तो इस इधर उधर जब वो कंपन देगा तो मशीन में फंसने का चांस होता है, तो वही ढीला कपड़ा आपको नहीं पहनना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि सेफ्टी इज द फर्स्ट। काम हो या ना हो, सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए कटिंग टूल्स और मापी यंत्र को एक साथ न रखें। ठीक है, क्योंकि मापने वाले यंत्र में वहां पे दाग लगने की वजह से उसका जो रेंज होता है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए कटिंग टूल्स और मापी यंत्र को एक साथ नहीं रखना चाहिए। अपने से सीनियरों व अधिकारों के का आदर करें। सही है, अपने से बड़े जनों का आदर करो। उसके बाद सभी कार्य को सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। उसके बाद दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को डॉक्टर से आने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए तथा अधिकारी को भी सूचना देना चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपका फर्स्ट एड वहाँ पे 100% होगा आपके कॉलेज में, या फिर आप कोई भी कंपनी में होंगे तो वहाँ पे फर्स्ट एड जरूर होता है, प्राथमिक चिकित्सा जरूर होता है, डॉक्टर आने से पूर्व उसको दिया जाता है। तो यही बोल रहा है अगर कोई भी दुर्घटना भी हो जाती है तो आपको डॉक्टर आने से पूर्व सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से उस व्यक्ति का इलाज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा सुरक्षा व सावधानी तथा प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया, सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड। उसके बाद देखिए दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो श्रमिक की लापरवाही हो सकता है। ठीक है, श्रमिक बोले तो मजदूर की लापरवाही हो सकती है। श्रमिक का अज्ञानता यानी उसको ज्ञान नहीं होता है और वो किसी भी मशीन पर कार्य करना होता है तो वो हो सकता है। उसके बाद श्रमिक का कार्य से अधिक आत्मविश्वास। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा श्रमिक की कार्य की अरुचि। ठीक है, श्रमिक की कार्य की अरुचि आपका यहाँ पे हो जाएगा। पांचवा मशीन की खराब दशा। ठीक है, मशीन कितना दिन से पुराना है, उसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुआ और आपको उस पर वर्क कराया जा रहा है
तो एक समय ऐसा आएगा कि मशीन कार्य करे मतलब कार्य करने लायक आपका नहीं रहेगा, कोई ना कोई क्षति पहुंचा देगा आपको, तो उसको सही समय रहते उसमें मेंटेनेंस करना चाहिए। उसके बाद औजारों की खराब दशा, ठीक है, ये सब आपके दुर्घटना के आपके मतलब ये संकेत है कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद श्रमिक द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना, ठीक है, मान लो बोला गया है कि ढीले कपड़े नहीं पहनना है और तुम ढीले कपड़ा पहन के चले गए, कभी दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तुम होगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सब बताया जा रहा है कि कैसे 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 काम करना है। काम तो करना है लेकिन सेफ्टी फर्स्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर हो जाएगा श्रमिक की मानसिक दशा ठीक न होना, ठीक है। उसके बाद मशीन के गतिशील पुर्जों पर डाई का प्रयोग न करना। 10वां वर्कशॉप में बिजली और लाइट की व्यवस्था ठीक न होना, ठीक है। उसके बाद श्रमिकों में अनुशासन की कमी होना, ये सब आपका दुर्घटना के कारण होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और नोट्स भी प्रॉपर कर रहे होंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब लॉ ऑफ सेफ्टी, ठीक है। लॉ ऑफ सेफ्टी में हम लोग आ जाते हैं, यानी लॉ ऑफ सेफ्टी के हिंदी क्या हो गया? तो सुरक्षा के कानून यहाँ पे हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए श्रमिक को, ठीक है, ध्यान समझना है। श्रमिक, एक मिनट, श्रमिक को अपने अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारियों से पूछना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको जिस भी जानकारी की बात, अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं हो तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों से पूछना चाहिए कि ये चीज कैसे होगा, वो आपको बताएंगे। उसके बाद अगला हो जाएगा अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। ये सब सेफ्टी के रूल्स हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा अगला, कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्य करते समय कमीज की लंबी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। देखिए ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप जैसे फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई भी पेड़ क्या होता है छोटा, कभी अपने से बड़ा नहीं होता है, उसको पहले क्या होता है? सीड्स लगता है, यानी बीज लगता है, बीज से ही वो पौधा बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज आपका इंट्रोडक्शन है। तो ये मत सोचो कि ये नहीं देखना है, इसको आप नोट्स भी करो, इसको आप प्रॉपर करते चलो, ठीक है। तो सब चीज करना है, ठीक है, सब चीज करना है, धीरे धीरे करना है। एक दिन हम लोग बहुत लंबे मुकाम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, आप लोग के सपोर्ट की वजह से। और आप लोग दोस्त के साथ शेयर करना और कहना कि देखो YouTube पर फाउंडेशन बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, बुक को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। पीपीटी के माध्यम से बहुत मेहनत लगती है इसमें हमको, पीपीटी बनाने में, उसके बाद पढ़ाने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में बहुत ज्यादा झमेला होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ, बस आप लोग पढ़ो। उसके बाद हो जाएगा कार्य करते समय श्रमिक को अंगूठी, घड़ी, मफलर और डाई आदि नहीं पहननी चाहिए, सही है। उसके बाद कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों को तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका छठा हो जाएगा, कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों वो तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए। उसके बाद 7वां हो जाएगा, बिना जानकारी के किसी भी मशीन को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। 8वां हो जाएगा, कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए, जैसे दोस्त से मतरगस्ती नहीं करना चाहिए काम करते समय। अगला आपका वर्कशॉप के तल पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे स्लिप करने का आपका डर होता है। 10वां, सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए उसे धरातल पर अच्छी तरह से रुकावट लगाकर प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमारा कुल मिला जुला का इसका ये कहना है, ठीक है, ध्यान से एकदम समझना है। हमको यहाँ पे सेफ्टी का रूल्स बताया गया, यानी हम काम तो करेंगे लेकिन सेफ्टी के साथ साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी भी दिया गया, ठीक है। जैसे आपको कोई भी मशीन की जानकारी नहीं हो तो आपको उसको काम नहीं करना है, या फिर ढीले कपड़े नहीं पहनना है, दोस्त के साथ काम करते समय बातचीत नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर एक अच्छे वर्कर की तरह या फिर अच्छे स्टूडेंट की तरह हम लोग वहां पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक, यहाँ पे आज हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो आज की हमारा सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक के बारे में कवर किया। यहाँ पे आपका सेफ्टी कवर किया, कैसे दुर्घटना हो सकती है, फीचर क्या है, फीचर के कितने प्रकार है। तो सक्सेस साइंस ITI जो कि आपका ऑल स्टेट, ठीक है, या चाहे आप NCVT से हो या फिर SGPT, फाउंडेशन सीरीज बैच यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है। NCVT कहने का मतलब है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, SGPT कहने का मतलब है स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। यूं कहें कि N मतलब नेशनल हो गया, नेशनल मतलब सेंट्रल यानी केंद्र का हो गया,
और ये आपका स्टेट का हो गया। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का एग्जाम सेम टाइम पे होता है। ठीक है, सब चीज यहाँ पे दोनों का सेम है, बस डिफरेंट है कि एक नेशनल है और एक स्टेट है। दोनों का वैल्यू एकदम सेम है, दोनों का एग्जाम आपका डीजीटी ही कंडक्ट करवाता है, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग। तो आप किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा, लेक्चर 1 आपका समाप्त होता है। कल हम लोग मिलेंगे लेक्चर 2 के साथ। अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल फाउंडेशन सीरीज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।